अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास नसरीन। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जो कि सरबराह हैं पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के। इनसे हम आज के शो में जानेंगे कि 62(1)(f के तहत नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, नाअहल शख्स पार्टी सरबराह रह सकता है या नहीं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बतौर सरबराह मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल क्या हो सकता है। हम बात करेंगे कि नैब की जानिब से शरीफ खानदान के नाम ECL पर डालने की दरख्वास्त है, इससे मुतल्लिक बात होगी कि क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए थी। और बात होगी जुडिशल एक्टिविज़म की कि जो इस वक्त तासुर है जुडिशल एक्टिविज़म का बहुत ज़्यादा, इससे मसाइल बेहतर होते हैं, मसाइल हल होते हैं या फिर मसाइल गंभीर होते हैं पहले से ज़्यादा। और इस वक्त जो तासुर है कि अदलिया की पार्लियामेंट और मुस्लिम लीग नून के साथ लड़ाई का जो तासुर इस वक्त उभर रहा है, ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है खुद अदलिया के लिए। और आखिर में हम बात करेंगे कि क्या जजेस को अपने ऊपर आने वाली तनकीद का बराह रास्त जवाब देना चाहिए या फिर जजेस के फैसले बोलने चाहिए। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब शो में वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम ज़ैनब कत्ल केस से मुतालिक बात करेंगे, जिसका फैसला भी आया है। जो मुल्जिम इमरान था उसे 4 मरतबा सजाए मौत सुनाने से मुतालिक सजा दी गई है, तो इस फैसले पर आपका ब्रीफ कमेंट चाहिए। पहली बार साइंटिफिक शवाहिद को बतौर सबूत एक्सेप्ट किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इस केस का जल्द अज जल्द ट्रायल हुआ और जो ट्रायल कोर्ट की इख्तियारात है उसके मुताबिक उन्होंने सज़ा भी दे दी। लेकिन अब क्योंकि उसका अपना एडमिशन भी था, साइंटिफिक जो फोरेंसिक एविडेंस था उसको भी कंसिडर किया गया होगा। तकरीबन 57 विटनेसेस वहाँ पर गुजरे। लेकिन साथ ही साथ हमें एक बात का और भी ख्याल रखना पड़ेगा कि ये अब मुल्ज़िम से मुजरिम तो हो गया है, लेकिन इसका अपील का भी हक बाकी है। तो जो भी अपील के प्रोसेस में कानून की मतलब मंशा होगी उसके मुताबिक इसके केस को डील किया जाएगा, जो कि हमारे जो आइन है उसकी भी आर्टिकल 4 की यही मंशा। तो ये खुश आइंद बात है कि इस किस्म के मुल्ज़मान जो कि क्राइम्स जो कि बड़े घिनौने किस्म के हैं और ये बच्चियों के ख़िलाफ़ हैं, उनके ट्रायल कम अज़ कम जल्द अज जल्द हों और वो कैफरे किरदार तक पहुँचे। लेकिन ओवरऑल हमारी अदालतों में ये है नहीं है मामला, 7 दिन के अंदर वैसे केस डिसाइड हो जाना चाहिए। क्यों इतना ज़्यादा डिले होता है? ये केस था जहाँ कहा जाता व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। 7 दिन में करना था, हमने डिसाइड कर लिया, तो क्यों नहीं हो पाते केसेस हमसे? नहीं, क्यों नहीं होता। ये जो ADC कोर्ट की है उसका तो मतलब ये राइट ही विदिन 30 डेज उनको केस को डिसाइड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ATC कोर्ट्स कम हैं और कोर्ट्स पर जो है ना इस किस्म का बोझ है, ना सिर्फ ATC कोर्ट पर दूसरी कोर्ट्स भी वो तादाद में कम होती हैं, इसलिए उनके ऊपर बोझ ज़्यादा होता है। वर्कलोड जो ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये कि आप देखें ATC में कई ऐसे केस हैं। कराची का केस था, जैसे पिछले दिनों आपने देखा वो शाहजेब वाला जो केस था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने वापस भी भिजवाया। तो जल्द अज जल्द फैसले होते रहते हैं, लेकिन तमाम को इसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे आप फरमा रहे हो। ये दुरुस्त बात है। चौधरी साहब 62(1)(f की बात की जाए, इसके तहत नाअहली की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, अदलिया डिसाइड करने जा रही है। मैं उस केस से मुतालिक ज़्यादा आपसे कमेंट नहीं लूँगा चूँकि मामला सब जुडिस है, लेकिन आप बतौर अगर आप जज होते, आपके पास से केस होता, तो आप क्या फैसला देते? देखिए, एक तो हमारे यहाँ बड़ा मुसलमा एक असूल ये है कि जब कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने ज़ेर तजवीज़ हो, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर हम बहस इसीलिए ज़्यादा उस पर मुबासा न कमेंट नहीं किया ले रहा, मैं जाए। जस्ट आपसे एक आपकी राय, कानूनी और राय आपकी ले अब रहा। पर्टिकुलरली जब उसमें जजमेंट रिजर्व भी हो चुकी है। लेकिन मैं इस हवाले से बात कर सकता हूँ कि मेरे वक्त में भी 2 जजमेंटें, बल्कि 2 से ज़्यादा जजमेंटें आई थी। बल्कि मेरे ख्याल 1 या 2 केसेस में मैं खुद भी बेंच का हिस्सा था। जी जी। तो वहाँ हमने ये इंटरप्रेट किया था कि क्योंकि जिस तरह 63(1) में और सब आर्टिकल्स में उन्होंने मुख्तलिफ जो है ना मियादात रखी हुई हैं, कहीं 2 साल है, कहीं 5 साल है, कहीं 4 साल है। तो जो कानून बनाने वाले हैं, जिन्होंने हमको आइन दिया है, जो कि हमारे आइन बनाने वाले हैं, मतलब ये तो वो असम्बली थी जो कि कॉन्स्टिट्यूट असम्बली थी, जिसने 1973 में ये आइन हमको बना कर दिया था। उस वक़्त उसकी ये मतलब खासियत थी उस असम्बली की। उन्होंने जब 62 बनाया और उसके बाद जब आपने देखा होगा कि 17th अमेंडमेंट आई, उसके बाद जब आपने देखा होगा 18th अमेंडमेंट आई,
उन तीनों अमेंडमेंट में और ओरिजिनली देखा जाए तो इसमें कोई 62(1)(f के कंटेक्स्ट में कोई भी उन्होंने इसकी जो है ना लिमिट नहीं रखी गई थी। वो लिमिट इसलिए नहीं रखी गई थी कि अगर कोई आदमी डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट उसको डिक्लेयर कर दिया गया है तो उसके खिलाफ एक डिक्लेरेशन आई हुई है। अब डिक्लेरेशन जब आ गई है तो वो डिक्लेरेशन किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी हुई है। जब कॉम्पिटेंट कोर्ट देगी कि इस मामले पे इब्हाम मौजूद है, इब्हाम है तो ये मामला पार्लियामेंट को नहीं एब्सोल्युटली पार्लियामेंट इस पे डिसाइड करती है अगर कोई इब्हाम है। आप सुन लेना पहले, इसमें कोई इब्हाम नहीं है। देखिए ना, अगर कानून बनाने वाले 63 में याद रख सकते तो 62 में क्यों नहीं रख दी उन्होंने? उनका विजडम होता है, उनको हम कहते हैं इनका विजडम है, वो ये समझते हैं। और 3 मैंने आपको इवेंट्स बताए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब का जुमला कोट कर उन्होंने कहा था इब्हाम है इसमें। तो इब्हाम जब 18th अमेंडमेंट में था आपकी मर्तबा, तो आपने वापस भेजी थी पार्लियामेंट को जब दोबारा तो ये भी भेज देते उनके पास अगर ये मुमकिन था कि नहीं था। आप सुन लेना, जी जी, वो और मामलात थे। आज आप 62(1)(f की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। वो अगर आपको मामलात है वो 19th और 20th अमेंडमेंट्स के थे। वो मैं उस वक्त उस बेंच को हेड भी कर रहा था। बिल्कुल। यहाँ पर मेरे हिसाब में, क्योंकि मैटर सब जुडिस है और मैं सिर्फ इस कसौटी पर बात कर रहा हूँ कि मैं भी मेंबर था 2 बेंचेस का जिन्होंने फैसला दिया हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी असेंबली है या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या बाद में जो तरमीमें आती रही, उनके विजडम में इसमें कोई भाम नहीं था। इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर कोई पीरियड नहीं रखा। और एक और मैं मुद्दबाना अपने सुप्रीम कोर्ट से वो करता हुआ करूँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी तरफ से ऐड भी नहीं कर सकती, सिर्फ तशरीह कर सकती है। मैं अब तशरीह जो इंटरप्रिटेशन करनी इसी की करनी है ना। इंटरप्रिटेशन करते हुए इसमें ना 5 साल डाल सकते हैं, ना कुछ सारी जिंदगी का डाल सकते हैं। ये डाल सकते हैं कि इसमें क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ है, जब नहीं लिखा हुआ है तो ये तो पार्लियामेंट का विजडम है। केस टू केस से डिसाइड होगा ना फिर? नो नो, नॉट एट ऑल। इसमें 62(1)(f में एब्सोल्युटली नो केस टू केस। इसमें जो भी कोई 62(1)(f के जुमरे में आता है और ये लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन इंटैक्ट रहती है, तो मेरे हिसाब में मेरी जो मतलब विजडम है या मेरी छोटी मोटी समझ है उसके मुताबिक ताहयात है वो आदमी। ताहयात। अच्छा, मियां नवाज शरीफ ने एक प्लान दिया था पेशावर जलसे से खिताब के दौरान। उन्होंने ये कहा था कि इतने ज्यादा वोट थे मुस्लिम लीग नून को, असेंबली में इतने हमारे अरकान भेजें कि कल को हम तरमीम करके मेरी नाअहली खत्म कर सकें। तो क्या मुमकिन है कल को अगर नून लीग का जो प्लान है, उन्होंने अपना बता दिया, वाज़ेह कर दिया, अगर वो इतनी उनकी तादाद हो जाती है दोनों ऐवानों में कि वो तरमीम करते हैं 62-63 में, खत्म कर देते हैं 62 आर्टिकल को ही, तो क्या नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन हो सकेगी? ये आप देखें ना, अगर किसी के पास इतनी ताकत है असेंबली में कि 2/3 से जो है ना वो उसकी तरमीम कर सकते हैं, तो उसमें ममानियत कोई नहीं है। उसमें तो आप सिर्फ वो तरमीम नहीं कर सकोगे, हो सकता है फिर एक सेकंड, आप वो तरमीम नहीं कर सकोगे कि जो कि आपके बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको आप टच ना करें, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है या जो पार्लियामेंट है इस तरह का। और अगर आइन में कोई तरमीम आप लाना चाहते हैं, इस कसौटी पर वो उतरता है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आर्टिकल 8 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन देता है। उस सूरत में वो कर सकते हैं, करने में कोई माने नहीं है। शर्त यह कि 2/3 आपके पास वो हो। 2/3 ले लेते हैं बिलफर्ज अगर ले लेते तो कोई मना भी नहीं कर सकता, तो वो कर सकते हैं। और अगर वो मियां नवाज शरीफ की वापसी हो सकती है अगर वो 2/3 ले आते हैं अमेंडमेंट करके। 2/3 आ जाएगी तो उस वक्त देखेंगे ना, फिर उस वक्त प्लान उनका, उन्होंने अपना प्लान दे दिया है। देखे ना, अगर उन्होंने अपना प्लान दे दिया तो अच्छी बात की है। और अभी उसके नाम पर वो वोट मांगेंगे। अब लोगों को देखना पड़ेगा कि हम एक नाअहल आदमी को इतने वोट दे दें। वो कानूनी राय आपसे जानना चाहता कि हो सकता है, मुमकिन है, वापसी हो सकता है, बिल्कुल रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है इफेक्ट जी। वो तो फिर अमेंडमेंट जब करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जिस वक्त से मर्जी करें, क्योंकि वो 2/3 है। और पार्लियामेंट के नीचे जब आप कर रहे होते हो तो पार्लियामेंट को इख्तियार होता है, वो कोई बगैर इख्तियार के काम नहीं कर रही है। यानी अगर 2/3 लेके आते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो मियां नवाज शरीफ की वापसी हो सकती है, वो 62 को अगर अमेंड कर देते हैं। इसके अलावा आपको क्या इतराज है? एक्ट हमें कोई एतराज नहीं, कानून जिस तरह से कानून की जो बात है वही मैं आपसे जस्ट आपकी राय जानना चाह रहा था वजाहत के लिए, चूंकि इसमें एक बहस थी कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। आप अपने ज़हन में एक चीज रखो, बहरहाल आगे प्रोसीजर है ना, देखिए नहीं आगे नहीं बढ़े, जो एक प्रोसीजर है ना, प्रोसीजर को फॉलो करोगे। जब आप प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो ना, तो उसमें फिर कोई कदगन नहीं होती है। सही। जब आप प्रोसीजर से बाहर जाकर कोई और काम करना चाहते हो तो उसकी इजाजत नहीं है। ये जो है ना प्रिंसिपल है बुनियादी, इसको फॉलो करो, जो करना है आप कर लो। अच्छा, अदालत पर आजकल बड़ी तनकीद हो रही है ओवर रीच की, अपने इख्तियारात से बाहर जाके मुख्तलिफ काम करने की। इलेक्शन एक्ट 2017 का आर्टिकल 203 जो कि आजकल अदालतों में ज़ेर बहस है कि नाअहल शख्स पार्टी सरबराह हो सकता है या नहीं,
तो अगर सुप्रीम कोर्ट 203 को नल एंड वाइड करार दे देती है, जिस तरह से हम सुन रहे रिमार्क्स से तासुर ये उभर रहा है कि शायद नल एंड वाइड करार दे दें, तो ये पार्लियामेंट के इख्तियारात और जो सियासी मामलात पर जुडिशल ओवर रीच का तासुर नहीं उभरेगा इससे? समझिए, पहले आपने क्वेश्चन है कि आजकल आप सुन रहे हो अदालतों को ओवर रीच कर रही है, तो मैं आपकी इस बात को कंट्राडिक्ट करूंगा। एक तासुर है, मैंने अपना नहीं कहा, मैंने तासुर की बात की। अदालतों की कोई ओवर रीच नहीं हो रही है। अदालतें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो है हाई कोर्ट, वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपना काम कर रहे हैं। एक, अब आप कह रहे हो कि वो जो है सेक्शन 203 इलेक्शन एक्ट 2017 का, लेकिन एक चीज अपने ज़हन में आप रखें, इसमें सेक्शन 203 को एज सच किसी ने चैलेंज नहीं किया हुआ है। चैलेंज इस बात का है कि वो जो पहले प्रोविजन होती थी सेक्शन 5 में पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का, उसको इन्होंने क्यों नहीं इसमें ऐड किया। तो क्योंकि अब तक मैटर सब जुडिस है, मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी नाक़िस राय में ये है कि ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट अपने से तो खुद ऐड नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अपने से लेजिस्लेशन नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं ऐड करके दे दीजिए आप प्रोविजो पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व कर सकती है, जैसे एनआरओ वाले केस में और 19 और 20 वाले केस में पार्लियामेंट को हमने ये भिजवाया था कि ये चीजें आप देखें, वो इंटरेस्ट में है इस इंस्टीट्यूशन के, वो इंटरेस्ट में है डेमोक्रेसी के, वो इंटरेस्ट में है पॉलिटिकल ऑर्डर के जो कि मुल्क में प्रवेल कर रही है, इसलिए इसमें आप कोई अमेंडमेंट इस तरीके से इनकॉर्पोरेट हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे आप, नवाज शरीफ का बतौर सरबरा मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, फिर कानूनी आपकी राय? देखें, मुस्लिम वो तो जो आइन की प्रोविजन है ना, आर्टिकल 62(1)(f), उनके नीचे, उस प्रोविजन के नीचे उनको डिक्लेयर किया है डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट कहते हैं बेईमान। जब एक आदमी को बेईमान सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है और वो प्रोविजन जो है ना आप अभी तक इंटैक्ट है, तो ऐसे शख्स का इस मुल्क की पॉलिटिक्स में जो कोई भी किरदार किसी किस्म का नहीं होना चाहिए, उस आदमी का किरदार होना चाहिए जो कि ऑनेस्ट है और जिसको किसी ने सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने डिक्लेयर ना किया हो। तो अगर नवाज शरीफ बतौर पार्टी सरबरा भी नाअहल होते हैं, तो फिर सेनेट के टिकट जो उन्होंने अभी जारी किए हैं, सेनेट के इंतखाबात जो है, ये डिस्टर्ब नहीं होगा प्रोसेस? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि परसों चौथ मैंने देखा था कि वो सुप्रीम, पढ़ रहा था मैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई शायद टिकट वगैरह एग्जामिन करवाए, तो वो जाहिर है कि जिस दिन से वो होंगे वो उस दिन से बात शुरू होगी ना, जो सबका काम है उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन डिफेक्टो। उस डॉक्ट्रिन डिफेक्टो के नीचे जो कि अमल अभी तक वो कर चुके हैं, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेट इंतखाबात मुतासिर नहीं होंगे? नहीं, सेनेट के इंतखाबात तो होने हैं 3 मार्च को। ये बहुत बड़ी बातें हम सुनते थे और मैंने उस वक्त भी कहा था कि सेनेट के इंतखाबात होंगे, सारी असम्बलीज इंटैक्ट रहेंगी, तमाम लोग इंटरेस्टेड हैं कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जमहूरी अमल जारी रहे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। इफ्तिखार चौधरी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आजकल सेहत, तालीम और पानी के मसाइल समेत काफ़ी अवामी मुफाद के मामलात पर नोटिस ले रहे हैं, काफ़ी मुतहर्रिक हुए हुए हैं। लेकिन अदालतों के अपने केसेस की बात की जाए तो पूरे मुल्क में इस वक्त तकरीबन 18,73,000 केसेस पूरे मुल्क की अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 38,000 केसेस पेंडिंग हैं। तो अपना घर ठीक करने से पहले दूसरी चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश, इस पर तनकीद काफ़ी ज़्यादा कर हो रही है, क्या नहीं, उसमें तो वो उन्होंने काफ़ी मेजर्स लिए हैं और ये मैं आपको बताऊं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, इनकी जिम्मेदारी में शामिल है कि सिविल जज की कचहरी में भी जो केस है उसका भी जल्द अज जल्द फैसला हो, और उसमें पहले मेरे वक्त में भी हमने पॉलिसीज़ बनाई थी, इन्होंने भी कुछ मेजर्स लिए हुए हैं। ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, जो इनका काम है ये अपना काम कर रहे हैं। और ये जो तनकीद है ये सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है। उसकी वजह ये है कि ये जो आपने बताया कि एजुकेशन में और इसी तरीके से पानी के हेल्थ में, पानी में, ये आप देखें आर्टिकल 9 को आप पढ़ें, आर्टिकल 9 बताता है कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। तो फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट का काम जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी में शामिल है कि लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं जिसको इन्फोर्स करना है, जब स्टेट फोर्स करने से इनकारी हो,
आज वो आपने देखा कि जब वो कराची हियरिंग केस की हो रही थी तो वहाँ उनको ये रिपोर्ट आई है कि पहले 7,000 टन ये जो है ना गार्बेज कचरा वगैरह जो गलियों में पड़ा था, ये कुछ दिनों से अब उसकी तादाद इतनी बढ़ गई है कि वो तकरीबन 11,000 बन गए हैं और 11,000 जो उसकी तादाद हो गई है। इसका मतलब है कि हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है। और इसी तरह पानी का मंशर झील का केस भी हमारे पास होता था, उस वक्त भी हम ये देखते थे कि पानी जितना सिंध में जा लेकिन रहा ये पहले है, 18 polluted लाख water केसेस जो जाता है पेंडिंग है, ये निपटा के इस तरफ नहीं आना चाहिए। नहीं देखिए ना, साइमल्टेनियसली आपको सारे काम करेंगे। आज आप एक काम करें तो फिर आप शाम को जो है ना वो अपना प्रोग्राम भी तो आपको चलाना क्योंकि है। मसला ये है कि तनकीद ये है कि जब आप इस तरह के केसेस में पड़ जाते हैं तो आपकी जो डिस्पोजल ऑफ जस्टिस है वो डिले होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की कचहरी का केस नहीं फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास 16 + 1 17 जजेस हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट का आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के नीचे ये सिर्फ एक बेंच फिलहाल काम कर रहा है जो कि बेंच नंबर 1 कहलाता है। बाकी सारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान मुख्तलिफ बेंचों में बैठते हैं और वो मुख्तलिफ मुकदमात फैसले करते हैं। उसी स्पीड से मुकदमात जो है ना फैसला हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि अब अदलिया पर लोगों का ट्रस्ट है, ट्रस्ट होने की वजह से केसेस की तादाद बढ़ रही है। हाँ, कोशिश और भी की जा सकती है कि इन मुकदमात को और भी कम किया जाए, उसके लिए से पॉलिसी बनाई जा सकती हैं और उसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। लेकिन ये बात नहीं है कि उसकी वजह से, अब आप देखें आज सैटरडे का दिन है, हमारे यहाँ सैटरडे सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट डे होता था। अब ये मेरे ख्याल शाम में बैठ के रात में बैठ के जजमेंट लिखते होंगे। सारे इनके जितने जजेस हैं वो आज हेयरिंग कर रहे थे वहां पर, अवामी मुफाद के मुकदमे वहां पर, मतलब देखे ना, जो आपका दिन जिसके लिए मुतय्यन था वो तो आज आपने मतलब लगाया कोर्ट लोगों के फायदे के लिए, और उसके बाद फिर जजमेंटें लिखेंगे शाम में, कल फिर संडे, कल फिर उनकी कहीं ना कहीं कोर्ट होगी। तो एक यूनिक कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के जो काम है वो जल्द से जल्द हो। लेकिन जो अवामी मुफाद के मामलात हैं इस पे यानी कि जो एक्सरसाइज करना, स्टेट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो स्टेट के इख्तियारात को एक्सरसाइज कर सकते हैं मेनली, यानी कि उनका ये आप एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हो? हाँ, एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात। तो आप देख लो एग्जीक्यूटिव कौन सा अपना काम कर रही है। अगर 11,000 टन गार्बेज आज कराची में नोटिस करती है सुप्रीम कोर्ट, तो स्टेट की नाकामी नहीं है। अगर आज वो किसी को वहां डायरेक्शन देते हैं और कहते हैं कि ये काम करो, पिछले दिनों शायद कोई कंपनी भी इंगेज हुई है वहां पर, वो भी शायद इस काम के लिए। और इसी तरह पानी का आप देख लो, मंशर झील का केस तो मेरे पास खुद था, सारा वो हमने किया, सारा पॉल्यूटेड वाटर वहां पर आता था। तो ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए कर रही है कि आपकी इंतजामिया फेल हो गई है। सो मोटो नोटिस इतने ज्यादा ले ले कि उनकी भी अहमियत शायद अब कम होती जा रही है। एक तासुर जो है, इंप्रेशन जो है और तनकीद जो है कि सो मोटो नोटिस ले लिया जाता है, वो मामला बाद में पड़ा रहता है, दीगर आप नोटिस पे नोटिस लेते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले मामला में देख लें, जैनब वाला केस आपने मुझसे पूछा, जैनब वाला केस डिसाइड हो गया। उसके बाद शाहजेब वाला केस था, सो मोटो उसका उन्होंने नोटिस लिया, शाहजेब का केस डिसाइड हो गया। और रोजाना कई केसेस हैं जिनके सो मोटोस नोटिस लिए जाते हैं और वो केसेस डिसाइड हो जाते हैं। बल्कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बड़ी एहतियातन एक बात कर देते हैं कि अब जो है ना आप इंडिपेंडेंटली इसको डील करें, अब हमारी किसी बात से आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो ये देखें, लोगों की तो एक होती है ना, वो कौन लोग काम करते हैं। आपने भी बहुत सारे लिए थे कुछ, जी वो मेरे पर भी मुखालफत होती थी और मुझ पर भी बड़ी मुखालफत होती थी। जो आज जो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात हो रही है उसके बानी आपको ही करार दिया जाता है। लेकिन आप एक बात मैं आपसे कहूंगा, आप दोबारा एक्टिविज्म ना कहिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। एक्टिविज्म में तो देखे ना, जब आप कोई मतलब इररेलेवेंट काम कर रहे हो, ये तो आप रेलेवेंट कर रहे हो आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के नीचे, इसलिए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हो। और ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि जब आपको इख्तियारात है तो आप इख्तियारात इस्तेमाल करें। मुस्लिम लीग नून तो ये कहती है कि जब जजेस हमारे सियासी मुखालफीन की जुबान इस्तेमाल करेंगे, जब जजेस हमें चोर कहेंगे, डाकू कहेंगे, सिसिलियन माफिया कहेंगे, गॉडफादर कहेंगे, तो हम भी फिर उसी जुबान में जवाब देंगे। मुझे एक बात का आप जवाब दे दें। नवाज ने कहा, नहीं, आप मुझे एक बात का जवाब, किस केस में किसी को चोर कहा गया? ये जो होता है प्रोवर्बियल्स होते हैं, ये जो है ना वो क्या कहते हैं, वो जो होता है इशारे से बात करने वाली बात होती है कि अगर ये सिचुएशन बन जाए तो फिर क्या होगा, अगर ये सिचुएशन होगी तो फिर क्या होगा। ये इस किस्म की प्रिजम्पशंस की बातें हो रही थी। आप अपने ऊपर क्यों लगा रहे हो कि शायद मुझे कहा गया? भाई आपको कोई नहीं कह रहा, ये एक जजमेंट है, केस चल रहा है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए
कि वो फलाना सिसिलियन माफिया है या गॉडफादर है। गॉडफादर का आपको पता है एक बुक है। अगर अब मुझे तो इस बात पर भी जो है ना बात टाइम दुख होता है कि भाई आप कम से कम जाकर पढ़ तो लो। ये किस कॉन्टेक्स्ट में जज साहब ने कहा है, आप पढ़ने के बजाय अपने ऊपर तो ना लो। हाँ, और आपको कोई भी नहीं कह रहा, आपके खिलाफ ये हक में जो जजमेंट आएगी वो जजमेंट खुद बोलेगी। जो केस उनसे मुतालिक था ना, मियां नवाज शरीफ के पार्टी सरबराह होने या ना होने से मुतालिक था, इसलिए उन्होंने तासुर लिया कि चोर डाकू हमें कहा जा रहा है। उसमें बहुत से और भी लोगों की पटिशनें हैं। अब तो बराह रास्त मुखातिब करके कह रहे हैं, अब तो बराह रास्त मुखातिब करके कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब इमरान खान वाली जुबान ना बोलें। कौन, जब वो कहते हैं कि जब अवामी अदालत से हमारे हक में फैसला आता है तो फिर जजेस की तरफ से हमें कोई नई गाली पड़ती है। ये मरीम नवाज ने कल कहा है। देखिए मेरी बात सुने, मरीम नवाज कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है। और मरीम नवाज अगर ये बात करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करती है। और अगर मरीम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई नोटिस नहीं लेती है तो वो इनकी नरमी है अभी तक। अदरवाइज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन में अगर आप वाकई इस इंटेंशन से करते हैं और अगर खुद आकर ये कह देंगे नहीं जी हमने तो जनरल बात की थी और जो है ना हमारा तो कभी इंटेंशन नहीं कि हम कोर्ट को लेट डाउन करें। देखिए मेरी बात सुने, कोर्ट तो पार्टी हो नहीं सकती है। कोर्ट तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मियां साकिब निसार की या फॉर दैट मैटर इफ्तिखार की या किसी और की भी, किसी भी या जज का आप नाम ले लें, मैं तो चलो फार्मर जज हूँ, किसी के साथ ना कोई रिश्तेदारी होती है ना कोई ताल्लुक होता है। हमने इसको, ये जो किताब है ना ग्रीन बुक हमारी जो होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसको फॉलो करना है और इसके नीचे हमने काम करना होता है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम इफ्तिखार चौधरी साहब से तौहीन अदालत के मामले पर तफसीली बात करेंगे। बातों की छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। चौधरी साहब, ब्रेक से पहले तौहीन अदालत के मामले पर बात हो रही थी। निहाल हाशमी को सज़ा हो गई, तलाल चौधरी को, दनियाल अजीज़ को नोटिस मिल गए, तो क्या जो इनके खिलाफ ये अब कार्रवाई उसी तरह की होती देख रहे हैं? चूँकि निहाल हाशमी को जो सज़ा हुई है तो जो बेसिकली सबक सिखाने का मकसद था वो तो पूरा हो गया होगा। नहीं, जहाँ तक निहाल हाशमी का ताल्लुक है, जहाँ निहाल हाशमी ने एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, अपॉलॉजी टेंडर की, तो फिर उसके बाद तो जवाबदीद होती है कोर्ट की कि आपको कितनी सज़ा देनी है या कितनी सज़ा नहीं देनी है। और दूसरी सबक सिखाने का है, वो मैसेज होता है, मैसेज उनके ज़रिए गया है। लेकिन हर आदमी जो कि अदालत को लेट डाउन करना चाहता हो, स्कैंडलाइज करना चाहता हो, अदालत के जजेस को जो है ना वो उनकी तस्दीक करना चाहता हो या करता हो, तो ऐसे आदमी के लिए कानून नहीं, आइन के नीचे एक प्रोविजन है। आइन की आर्टिकल है 204, उसके नीचे, क्योंकि आइन ऐसी प्रोविजन लेकिन मैसेज गया नहीं है, लेकिन मैसेज लगता है शायद उस तरह से गया नहीं, कन्वे हुआ नहीं है। हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ टायरेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तनकीद जजों पे बराह रास्त बढ़ती जा रही है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, मरीम नवाज ने भी कहा, उन्होंने कहा कि बुक से भरे बैठे हैं और गाली की बात की, अब तो हमें अदलिया से गालियां पढ़ना शुरू हो गई हैं। इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? फिर ये तो तेज हो रही है तनकीद, दिन ब दिन कम नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की पिटीशन बल्कि पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से शेख हसनुद्दीन साहब ने भी दाखिल की हुई है और भी बहुत से लोगों ने की हुई है, वो टेकअप नहीं हुई है और सब्र से काम ले रही है सुप्रीम कोर्ट। क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहती है कि हम कंटेम्प्ट के कानून को ऐसा करें कि रोजाना हर आदमी को इधर लाकर खड़ा करके अपना दूसरे काम छोड़ दें। और यही हमारी स्पिरिट होती है कि हम जो है ना उसको बड़ा स्पेयरिंगली इस्तेमाल करते हैं इस पावर को, और इस वजह से अभी इनकी कोई शायद शिद्दत इनमें आ रही है। और तो मैं अल्फाज नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इनको एहतियात करनी चाहिए। अब नून लीग का बयानिया यह है कि फैसले को ना माने तो वो तौहीन अदालत है, फैसले पे तनकीद करना तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं। अगर आप ये बयानिया बेसिकली तरतीब दे रहे हैं, नहीं, अगर वो करें कि कोई आप पॉजिटिव बात करो, लेकिन ये बातें जो आपने आज कोर्ट की हैं, मुझे बताई हैं, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव हैं। आप होते चीफ जस्टिस तो आप बुला लेते अगले दिन। नहीं, ये मैं नहीं देखता, जो कि भी हालात होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं होता कि बुला लिया जाए। जिस तरह के सख्त जुमले हम सुन रहे हैं आज, नहीं, जुमलों की वजह से हम नहीं करते, हम देखते हैं, हम अपनी देखिए हम अपनी पावर्स को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। हम जो जब भी जुडिशरी होती है, जुडिशरी की एक वर्ड मैंने आपको बताया कि हम बहुत रिस्ट्रेंट करते हैं, सब्र का काम, सब्र से लेते हैं काम, और इसलिए हम नहीं, खुदा ना खास्ता हमें किसी से कोई परवाह नहीं होती है। आप अगर आज चीफ जस्टिस होते, जिस तरह की तकारीर कर रहे हैं, मरीम नवाज साहबा कर रही है, नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो आपका क्या, फिर आप ही रिस्ट्रेंट शो करते इसी तरह से या फिर आप बुला लेते?
नहीं मतलब ज़ाहिर है कि रिस्ट्रेंट शो करना तो हमारी तरबियत में शामिल है। रिस्ट्रेंट तो मैं भी शो करता है, तरबियत में शामिल है। अच्छा, ये जो हमारी ट्रेनिंग इस तरह की जाती है। ये नैब ने जो दरखास्त की है ACL में नाम डालने से मुतल्लिक मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी और उनके बेटों की, और उनकी जो हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरखास्त थी वो भी मुस्तरद हो गई, तो इससे तो इम्प्रेशन ये एक तासुर उभर रहा है कि जैसे कोई दबाव डाला जा रहा है उन पे, और नून लीग अब ये कहने पे उनको ज़्यादा मौका मिलता है कि ये प्रोसिक्यूशन नहीं परसिक्यूशन हो रही है। एग्जैक्ट कंट्रोल ऑर्डर जो ऑर्डिनेंस है 1981 वाला, उसके नीचे जो रूल्स है, अगर आप उसको पढ़ें, जो आदमी करप्शन में इन्वॉल्व हो, जो आदमी ऐसे ऑफेंसेस में हो जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो जो मतलब हमारे कॉर्पोरेट साइड के इस तरह के ऑफेंसेस होते हैं, उनको मुल्क से बाहर जाने के लिए रोका जा सकता है। अगर तो नैब ने किसी कानून की खिलाफ वर्जी के नीचे कहा है तो उस सूरत में तो ठीक बात आप कर रहे हो, लेकिन स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद ये लॉ जो है उसके नीचे, जिसका एग्जैक्ट कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981 और उसके रूल, उसके मुताबिक उनकी रिक्वेस्ट थी। नून लीग जो वो इंतकाम का से को बयानिया तरतीब पूरी बात तो सुन लेना, इंतकाम लिया जा रहा है, हम हमारे साथ जुल्म हो रहा है, आप एक बात कर रहे हो, समझ आप एक बात नहीं गलत, आप एक बात पूरी सुनो ना फिर। अभी अब कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रिक्वेस्ट किसके पास जानी है? इंटीरियर मिनिस्टर अपना उनका बैठा हुआ है। देखें इस मुल्क के साथ किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। अभी नैब को हम रोजाना कहते हैं कि जी आप फलां नहीं कर रहे हो, फलां नहीं कर रहे हो, अगर उन्होंने भेजा है ना तो वहां पर एप्लीकेशन मेरे ख्याल पेंडिंग ही पड़ी होगी, तो जब इतनी प्रोलॉन्ग्ड पेंडिंग होती है तो उसको हम समझते हैं कि रिजेक्ट हो गई हुई है। अब इस बात पर छोड़ हाजिरी से अब दूसरी बात है, अगर हाजिरी पहले इनको हाजिरी से इस्तिस्ना मिला कि नहीं मिला, मिला, ये बाहर गए कि नहीं गए, अब केसेस कंक्लूड हो रहे हैं, सवाबदीद जज की होती है। वो तो कह रहे हैं हम वापस आते रहे, जब भी आपने भेजा हम वापस आए, लेकिन अब तो केस कंक्लूड हो रहा है। खसूस लोधरा के इलेक्शन के बाद तो वो कह रहे हैं हमने यहीं रहना, यही सियासत करनी, हम तो कहीं जाएंगे ही नहीं। अब तो वो तो ना जाएं, अल्लाह करे सियासत करें, हर किसी का हक है इस मुल्क के ऊपर, लेकिन अभी केसेस कंक्लूड हो रहे हैं। नजरीन, इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी मगर छोटे से ब्रेक के बाद। प्राइम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अच्छा, ये जो सुओ मोटो वाला मामला है, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी, कभी कभी जो है ये चीज़ नुकसान में भी आ जाती है। जिस तरह आपके दौर में आपने सुओ मोटो नोटिस लिया था एक रेंटल पावर केस में, और दूसरा रेकोडिक में आपने सुओ मोटो लिया और बाद में वो मुल्क को महंगा पड़ा, और आप पे ये तनकीद आती है कि अरबों डॉलर्स का नुकसान इफ्तिखार चौधरी साहब ने पाकिस्तानी मईशत को पहुंचाया, चूंकि आलमी अदालतों से केसेस। अच्छी बात है, आपने एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा, अब जरा सुनिएगा जरा तसल्ली के साथ। आपका क्या ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सॉवरेन सुप्रीम कोर्ट नहीं है? ये मुल्क सॉवरेन नहीं है, आइन आपका सॉवरेन नहीं है। अगर आप फैसले अपने फॉरेनर्स जो लोग आते हैं उनकी डिक्टेट्स के मुताबिक करें तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी अच्छी है। अगर आप अपना बिलियंस रुपीस का जो आपका गोल्ड के जो जखीरे हैं जो कि बलूचिस्तान में हैं, वो अगर आप कोड़ियों के भाव किसी कंपनी के हक में फैसला दे दें, और उस वक्त क्या आप इस मुल्क के साथ कोई, या इस आइन के साथ या इस कंट्री के साथ कोई नेकी कर रहे होंगे? अगर कारके का केस सुनिए, अगर कारके का केस आपकी हुकूमत खुद हार कर आती है, ये जो दूसरा ये केस था रेकोडेक वाला, ये भी केस 17.5 मिलियन डॉलर पे आपने कहा कि 120 मिलने चाहिए, आप उल्टा हमें 700 मिलियन डॉलर की। साहब आप सुनते क्यों नहीं है भाई? आप सुनो तो सही। पहले कारके का केस खुद हार कर आए, ये जो है रेकोडेक का केस, इनसे पूछें कैसे आपने केस हारा है। इंक्वायरी हुई है कमेटी के सामने, सेनेट की कमेटी और पीएससी में, जिसमें खुर्शीद साहब बैठे हुए थे, सारे डॉक्यूमेंट फाइल हुए हैं। आप अपनी सुप्रीम कोर्ट को किस लिए ब्लेम करते हो? और सुप्रीम कोर्ट के इंडिविजुअल्स नहीं हुआ करते हैं कि फॉर दैट मैटर आप कहें फलाना और फॉर दैट। आप लोग जब कम से कम इस बात को नहीं समझते हैं कि इस मुल्क की सॉवरेनिटी को हमने बचाया। आज आप चाहते थे कि इस मुल्क में एक और जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी होती। आज आप चाहते थे कि आपका बलूचिस्तान जो कि सबसे वल्नरेबल जगह है, जहां पर आपके तमाम न्यूक्स वगैरह होते, आज वहां पर कोई फॉरेनर्स कंट्रीज का वहां पर जो है ना सारा अमल दखल होता। और आप ये चाहते हैं कि आप अपने मुल्क की जमीनों को कोड़ियों के भाव बेचें, और आप चाहते हैं कि इस तरीके से बेईमानी करके उन कंट्रीज ने रूल्स अपनी मर्जी के मुताबिक में बनवाए, उन कंट्रीज ने अपनी फेवर में लेने के लिए तमाम स्टाफ अपना वहां पर लगवाया, और क्या कुछ नहीं हुआ। जजमेंट तो आप पढ़ो,
आप जजमेंट पढ़ते नहीं हो और लेकिन कहते हो जिम्मेदारी जी जो है वो आप कह रहे हैं कि हुकूमत पे है कि जो केस जाके वहां पे हारे, जिम्मेदारी आप पे नहीं आती। एक और नहीं बड़ी मेरे अहम पर नहीं तनकीद- आती। मैं इस मुल्क की जो सॉवरेन मुल्क है, सॉवरेन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था। जो एक बहस चलती है, जो तनकीद आती है अदालतों के ऊपर जो आ रही है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून का मैं जिक्र करूंगा कि मुशर्रफ का ट्रायल तो आप कर नहीं सके, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, मुशर्रफ को लेके बड़ी ये तनकीद मुस्लिम होती है। लीग वाले किस तरह कहते तो हैं? परवेज मुशर्रफ का ट्रायल जो है वो ना होना, उसमें नाकामी जो है वो जिम्मेदार अदालत है या कोई और है? कौन है आप जिम्मेदार? जरा रुक जाए ना। मुशर्रफ के केस में किस तरह ये क्लेम कर रहे हैं? नवाज शरीफ की हुकूमत ने, जिसके ये प्राइम मिनिस्टर थे, मुशर्रफ को खुद बाहर जाने की इजाजत दी। जब आप बाहर जाने की इजाजत दे देते हो, फिर वापस लाना भी तो आपका काम है ना। आप क्यों नहीं इनको वापस लेकर आते हो? क्यों नहीं रेड वारंट किसी अदालत से लेते हो? हुकूमत आज भी तो इन्हीं की, मुस्लिम लीग की है ना। आम इंतखाबात होते देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे? जब तक कॉन्स्टिट्यूशन इंटैक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे डेमोक्रेटिक ऑर्डर है। अब देखो ना, सेनेट का इंतखाब हो रहा है ना, नॉमिनेशन पेपर्स हो गए, आज अपीलें भी मेरे ख्याल बहुत सी डिसाइड हो गई, कुछ हाई कोर्ट्स ने कर दी, आज भी हियरिंग हो रही थी। अब क्या पीछे बात रह गई? अब उसका भी फैसला होगा। इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं जो पार्लियामेंट ने की हैं, क्या वो काफ़ी हैं कि आइंदा इंतखाबात शफाफ हो या फिर धांधली का शोर दोबारा से ना उठे, जिस तरह से उठा लास्ट टाइम? इसमें एग्री नहीं करूंगा। इसमें बहुत कुछ होना बाकी था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंटें थी, उनको फॉलो करना ज़रूरी था। ये मेरा ख्याल है कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ये नाकाफ़ी हैं। ताकि नाकाफ़ी इसलिए हैं कि फिर वही चर्चा रहेगा कि जो अमीर से अमीर तरीन आदमी है वो तो इंतखाबात लड़ लेगा, जिसके पास वसाइल नहीं है या छोटी पार्टी है उनके लिए प्रॉब्लम लगे रहेंगे कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर नहीं फिर सकते हैं। आपने देखा नहीं था कि कैसे अब वहाँ पर जब लाहौर का इलेक्शन हो रहा था, क्या कुछ नहीं था, पैसा था, दुनिया थी। और वो जब 124 तो आपकी का पार्टी जब भी था, एक गरीब नवाज पार्टी है, फिर कहाँ देख रहे हैं अपनी पार्टी को आप? नहीं, हम इंशाल्लाह जो भी हमसे हो सकेगा, हम आप जैसे दोस्तों की मदद लेंगे, मीडिया की मदद लेंगे, जो हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो इस्लाहात हुई है काफी नहीं है। कैंडिडेट्स पूरे मुल्क में फील्ड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं? जहां जहां हमें अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे वो करेंगे वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, हमें शो में वक्त देने के बड़ी लिए। मेहरबानी आपने आपकी भी। तफसीली गुफ्तगू सुनी साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सरबराह पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी की, और उन्होंने हमें तफसीलन बताया कि 62(1)(f) के तहत नाअहली की बात हो या फिर जो सेक्शन 203 है इंतखाबी इस्लाहात एक्ट की, उससे मुतालिक, और जो जुडिशल एक्टिविज्म की तनकीद आती है उससे मुतालिक आपने तफसीली गुफ्तगू सुनी। आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।